हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने चैप्टर पी ब्लॉक को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, इस वीडियो में हम बोरोन का जो असामान्य व्यवहार है उसको देखने वाले हैं, एनोमलियस बिहेवियर ऑफ बोरोन। देखो, बोरोन होता है, उसका आकार अपने वर्ग के अंदर हमने देखा क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो ये जब छोटा हो गया तो इसका जो आकार छोटा होने की वजह से इसकी आयनन एंथैल्पी है उसका मान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। दूसरी बात हमने क्या देखी, जब छोटा आकार है तो नाभिक है उसका उस पर कंट्रोल ज्यादा रहेगा। कंट्रोल कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो पास में रहेंगे छोटे आकार की वजह से, तो हम बोल देंगे उसका नाभिक की आवेश क्या हो जाएगा, प्रभावी नाभिक की आवेश क्या हो जाएगा, ज्यादा, जिसको आप जे डिफेक्ट से लिख देते हो। उसके बाद में विद्युत ऋणता है वो भी क्या हो जाती है, इसकी उच्च हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। तो ये चीजें हैं, सारी की सारी लिखा देता हूं। उसके बाद में इसके अंदर डी कक्षक की बात करेंगे, डी ऑर्बिटल की, वो भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इस वजह से ये क्या करता है, अपना असामान्य व्यवहार है उसको प्रदर्शित करता है। लिखो वन बाय वन, उसके बाद में आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो पहली हेडिंग क्या डालोगे, एनोमलियस बिहेवियर ऑफ बोरोन, बोरोन का असामान्य व्यवहार। तो बोरोन का असामान्य व्यवहार क्यों है, ये मैंने आपको लिखा दिया, इसके कारण आप लिखो बोरोन का असामान्य व्यवहार, एनोमलियस बिहेवियर ऑफ बोरोन, असामान्य व्यवहार, बोरोन का असामान्य व्यवहार, व्यवहार। हाँ, क्यों है, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, सबसे छोटा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, छोटे आकार के कारण, साइज क्या होती है इसकी, छोटी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, आकार क्या होता है इसका, छोटा। वैसे भी जब हम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। तो बोरोन का आकार क्या होता है, छोटा आकार हो जाता है। उसके बाद में आयनन एंथैल्पी क्या हो जाती है इसकी, अगर आकार छोटा हो गया तो आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक सेकंड आप लिखो, हाँ, आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा। अगर आयनन एंथैल्पी ज्यादा हो गई तो उसका नाभिक आवेश क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिक आवेश उच्च हो जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत ऋणता की, तो वो भी क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। हाँ, तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों इसकी, ज्यादा। नाभिक आवेश क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब जे डिफेक्ट, नाभिक आवेश, इसको आप क्या बोल दोगे, ये भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नाभिक आवेश मतलब जेट इफेक्ट, उच्च नाभिक आवेश हो जाएगा। उसके बाद में विद्युत ऋणता भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। विद्युत ऋणता का मतलब क्या हो गया, ईएन। ईएन को किससे लिखते हो, विद्युत ऋणता से। किससे, विद्युत ऋणता से। चलो पूरा लिख देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता भी क्या हो जाएगी, तुच्छ हो जाएगी। विद्युत ऋणता जिसको आप किससे लिखते हो, ईएन से, ये भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। बात करेंगे इसके अंदर आकार छोटा होता है तो डी कक्षक है, डी ऑर्बिटल है, वो भी क्या हो जाएगा, अपसेंट हो जाएगा। डी कक्षक क्या हो जाएगा, अपसेंट। माइनस एंटी का मतलब क्या होगा, अपसेंट या अनुपस्थित। डी कक्षक ऑर्बिटल क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इस वजह से क्या करता है, अपने जो ग्रुप के अन्य तत्व हैं उनसे अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। आगे बात समझ में। उसके बाद में बात करेंगे बोरोन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी, बोरोन के भौतिक गुण। ये आप लिखो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। हाँ, साइज क्या हो गई इसकी, छोटी हो गई। हाँ, तो बोरोन के भौतिक गुण, अगली हेडिंग डालो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन, बोरोन के भौतिक गुण धर्म। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन लिखो। हाँ, बोरोन के भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण के कौन कौन से हैं। देखो, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कान इधर रहने चाहिए आपके। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो अपना 13वां ग्रुप होता है उसके अंदर एकमात्र अधातु, कौन, अधातु कौन होता है, अपने बोरोन होता है। उसके बाद में मैंने क्या बताया, ये जो क्या होता है, सॉलिड होता है, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसके बाद में कठोर हो गया तो पिघलेगा भी क्या, बहुत मुश्किल से पिघलेगा। तो इसके जो गलनांक की बात करेंगे उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट की, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा, लगभग 2573 केल्विन डिग्री हो जाता है। कितना, 2573 केल्विन, बहुत ज्यादा होता है, डिग्री बाई मिस्टेक बोल दिया। 2573 केल्विन बहुत उच्च होता है। तो क्या बोल दोगे, एमपी क्या होती है इसकी, बहुत ही ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये 2573 केल्विन तक पहुंचेगा उससे पहले इसका अधिकांश भाग बोरोन का वो वाष्पीकृत हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे इसके एलोट्रोप्स की, मतलब अपरूपों की। तो बोरोन के दो अपरूप होते हैं। कौन से दो अपरूप होते हैं? एक क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलीय अपरूप, एक एक्रिस्टलाइन मतलब अक्रिस्टलीय अपरूप। बात करेंगे क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब क्या क्या गुण है। तो ये रंगहीन होता है और या फिर भूरा ठोस हो जाता है, ब्राउन कलर का सॉलिड हो जाता है। घनत्व तो इसका बहुत ही कम होता है, 3.3 होता है। इसकी तुलना में जो अपने अक्रिस्टलीय अपरूप है वो क्या हो जाता है, उसके भूरे रंग का पाउडर होता है। कौन से कलर का? ब्राउन कलर का पाउडर होता है। और उसका घनत्व तो क्या हो जाता है, 2.45 हो जाता है, जो कि कोई नहीं पूछेगा। कंपेरेटिवली देखे तो जो क्रिस्टलेट ठोस होता है उसका घनत्व तो क्या होता है, उससे ज्यादा होता है एक्रिस्टलीय से। ठीक है, ये बात आपको मैं दिखवा देता हूँ वन बाय वन। क्या हो गया, इसके भौतिक गुणों के अंदर मैंने क्या बताया, बोरोन होता है वो क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है ना। बोरोन के भौतिक गुण तो क्या होता है, पहली बात क्या हो जाएगी, एक अत्यधिक कठोर होता है, बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। अत्यधिक कठोर, अत्यधिक कठोर हो गया तो इसका एमपी क्या हो जाएगा, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात गलनांक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, गलनांक। बहुत ही उच्च होता है, लगभग कितना, 2573 केल्विन, बहुत ही उच्च है। 2573 केल्विन क्या है, बहुत ही ज्यादा हो गया इसका गलनांक। तो इस ताप पे पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, ये अधिकांशतः वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो इस ताप पर पहुंचने से पहले ये जो बोरोन है ये अधिकांश क्या हो जाएगा, भाग, इसका अधिकांश भाग वाष्पीकृत हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद में बात करेंगे इसके अपरूपों की। तो बोरोन के अपरूप कितने हो जाते हैं, एलोट्रोप्स कितने हो गए, अप्रय रूप। कौन से रूप, अप्रय रूप, मतलब एलोट्रोप्स कितने होते हैं इसके, दो होते हैं। दो कौन कौन से, एक तो क्रिस्टलाइन, एक क्रिस्टलाइन, मतलब एक तो क्रिस्टलीय बोरोन, कौन सा, क्रिस्टलीय, एक तो क्रिस्टलाइन और एक अक्रिस्टलीय, दो हो गए, है ना। अब बात करेंगे क्रिस्टलीय की, तो इसकी साइड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार का होता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। या फिर कभी कभार किस रूप में मिल जाता है, सॉलिड के रूप में, मतलब ब्राउन कलर में मिल जाता है, भूरा ठोस होता है उसके रूप में मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। कैसा, कलरलेस। या फिर क्या बोल दोगे, भूरे ठोस के रूप में, इसके रूप में, भूरे ठोस के रूप में। यहां तक बात समझ में आ गई आपकी, है ना, भूरे ठोस के रूप में, यहां तक है। हाँ, उसके बाद में अगली बात मैंने क्या बता दी, इसके अंदर इसका घनत्व कितना होता है, 3.3 होता है लगभग, है ना, कोई नहीं पूछता। कंपेरेटिवली किसका ज्यादा होता है, अपने क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका घनत्व ज्यादा होता है 3.3। तुलना किसकी कर रहे हो, अक्रिस्टलीय से। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ये कैसा होता है, भूरे रंग का पाउडर होता है। कैसा हो जाता है बच्चों, ब्राउन कलर का पाउडर। तो क्या लिख दोगे, भूरे रंग का पाउडर। कौन सा पाउडर, ब्राउन कलर का। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद में घनत्व कितना होता है, 2.45 हो जाता है। डेंसिटी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.45, कितना है, 2.45। यहां तक आप लोगों के बात समझ में आ गई, है ना। चलो छापो, उसके बाद में आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, अपने कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। बोरोन के रासायनिक गुण धर्मों की बात करेंगे। तो रासायनिक गुण धर्मों के अंदर हम क्या देखते हैं, वायु से क्रिया देख लेते हैं। वायु के अंदर जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। सबसे पहले जैसे वायु से क्रिया करवाएंगे तो O2 से क्रिया हो जाएगी, फिर नाइट्रोजन के साथ में क्रिया हो जाएगी। ये सब हम रिएक्शन के अंदर देख लेंगे, केमिकल रिएक्शन के अंदर। आपने छाप लिया, छाप लिया तो आगे चले। हाँ चलो, बोरोन के रासायनिक गुण धर्म कौन से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। देखो हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन, बोरोन के रासायनिक गुणधर्म। देखो सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, वायु के साथ में। वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा लेंगे। हाँ, तो बोरोन के रासायनिक गुणधर्म आपने हेडिंग डाल दी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। हाँ, सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ में करवा दोगे, अपने वायु के साथ में रिएक्शन करवा दोगे, रिएक्शन विथ एयर। हाँ, तो आप हेडिंग डालो वायु से क्रिया। किससे क्रिया करवा रहे हो, वायु से क्रिया, रिएक्शन विथ एयर। अब एयर के अंदर आपको पता है क्या होती है, जब वायु से रिएक्शन करवाओगे तो इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाओगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, बोरोन के साथ करवाओगे तो बोरोन ऑक्साइड बन जाएगा। तो एकदम सिंपल सा है, बोरोन की वायु से क्रिया करवाने पे मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो जाएगी वायु के अंदर, तो O2 से क्रिया करवाने पे क्या बन जाएगा, बोरोन ऑक्साइड बन जाएगा। सिंपल सी लाइन है, क्या, वायु से क्रिया लिख ली, बोरोन में क्या प्रेजेंट होती है, सॉरी वायु में क्या प्रेजेंट होती है, अपने ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो उससे रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, तो वायु में उपस्थित कौन, ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित O2 से बोरोन क्रिया करके, कौन,
बोरोन क्रिया करके क्या बनाता है, बोरोन ऑक्साइड क्रिया करके क्या बनाता है, बोरोन ऑक्साइड बनाता है। अगली बात समझिए, बोरोन ऑक्साइड लिखो, क्या मिल जाएगा हमें, बोरोन ऑक्साइड मिल जाएगा। ऑक्साइड का फॉर्मूला में पता है, क्रिया करके बोरोन ऑक्साइड बनाता है। आगे बात समझ, अब इसकी रिएक्शन करवा दो बोरोन के साथ में, किसकी, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन जाएगा बच्चों, B2O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, B2O3। ये क्या है, बोरोन ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, बोरोन ऑक्साइड। बैलेंस आप कर लो, इधर जैसे 4 आ गया तो इधर क्या आ जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। आगे बात समझ में, इसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। कितना लेते हैं, 973 केल्विन। कितना, 973 केल्विन। अब बोरोन वायु में पड़ जाए, नाइट्रोजन से भी क्रिया कर लेता है। जब नाइट्रोजन से क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, बोरोन नाइट्राइड बना लेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि ऑक्सीजन भी होती है वायु के अंदर और अपने नाइट्रोजन भी होती है, तो दोनों से क्रिया करता है। तो अगर बात करेंगे ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोजन से, तो बोरोन किससे क्रिया कर लेगा, नाइट्रोजन से क्रिया कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, बोरोन नाइट्राइड मिल जाएगा। आगे बात समझ में, वायु में उपस्थित N2 से क्रिया कर लेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा N2, मतलब नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बन जाएगा, बोरोन नाइट्राइड बन जाएगा। आगे बात समझ में, बस इतना ही चेंज है। कौन बन जाएगा, बोरोन नाइट्राइड। छापो, अगली रिएक्शन किसके साथ में हो जाएगी, नाइट्रोजन के साथ में हो जाएगी। हाँ, तो क्या हो जाएगा, बोरोन नाइट्राइड। एकदम सिंपल है, डायरेक्ट लाइन आएगी आपको सत्य असत्य कथन वाले में। तो यहाँ पे बोरोन ले लूंगा, इधर क्या ले लूंगा, नाइट्रोजन, और क्या बना लूंगा Bn। Bn का मतलब क्या हो गया, बोरोन नाइट्राइड। हाँ, ये क्या बन गया, बोरोन नाइट्राइड। इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर कितनी है 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 2 से कर दोगे, तो इधर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2B + N2। ये हो गई हमारे वैलेंस। अगली बात समझ में, अब बात करेंगे बोरोन की जो अपचायक प्रकृति है इसके बारे में, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, इसकी बात करेंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया था, बोरोन होता है वो क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। तो ये क्या करेगा, जब प्रबल अपचायक होता है तो हमारे जैसे सिलिका होती है, उस अतः सिलिका जो होती है ना, उसमें क्या करेगा, सिलिका है SiO2 होती है सिलिका, तो Si में तथा CO2 को C में चेंज कर देगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब ये प्रबल अपचायक होता है। तो क्या करेगा, जो सिलिका होती है SiO2, इसमें SiO2 को Si में तथा CO2 को C में चेंज कर देगा। इंपॉर्टेंट बात है, सिलिका के अंदर तो Si है तथा CO2 को C में चेंज कर देगा। तो आगे नहीं है, बात समझो, SiO2 से तो क्या निकालेगा Si, और CO2 को किस में चेंज कर देगा, C में, मतलब कार्बन में चेंज कर देगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, रिएक्शन लिखोगे तब समझ में आ जाएगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब अपचायक गुण। अगली बात लिखो इसकी बोरोन की अपचायक गुण। हाँ, क्योंकि रिड्यूस कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जिनमें खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण, जो कि मैंने आपको अच्छे से बताया पीछे, जो एस ब्लॉक पढ़ा था ना हमने, उसके अंदर एकदम डिटेल से मैंने समझाया। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। हाँ, तो ये बोरोन होता है, ये क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। मतलब इसकी कौन सी नेचर की बात करोगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करोगे, अपचायक गुण की। तो अगला गुण क्या हो जाएगा इसका, अपचायक गुण। इंग्लिश में क्या बोल दोगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हाँ, तो बोरोन क्या है, प्रबल अपचायक है। कौन सा अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचायक है। अब प्रबल अपचायक हो गया तो क्या करेगा, ये सिलिका को किस में चेंज कर देगा, Si में, और CO2 को किस में चेंज कर देगा, C में चेंज कर देगा। बस इंपॉर्टेंट बात है ना, प्रबल अपचायक है। अतः सिलिका का मतलब SiO2, सिलिका में क्या होता है, SiO2। तो सिलिका को किस में, Si में, तथा CO2 को किसको, CO2 को किस में, C में चेंज कर देगा। CO2, कौन CO2, CO2 को C में बदल देगा। आगे बात समझ में, जैसे कि मैं एक रिएक्शन में आपको समझा देता हूं। जैसे बोरोन है, कौन है, बोरोन, इसके साथ में आप सिलिका है, इसकी रिएक्शन करवा देते हो, तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड तो बन ही जाएगा, बोरोन ऑक्साइड B2O3 तो बन ही गया, साथ में क्या निकल जाएगी, सिलिका निकल जाएगी। आगे बात समझ में, यस या नो। आप इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। इधर क्या लगा दोगे, जैसे 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम पहले वाला है उसके जैसा ही हो जाएगा। SiO2 यहाँ पे 3Si और Si2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो इधर भी क्या आ जाएगा 3। आगे बात समझ में, तो ये अपने बैलेंस रिएक्शन हो गई, यस या नो। उसके बाद में कार्बन के साथ में
अगर CO2 के साथ में रिएक्शन करवा देगा तो क्या निकल जाएगा, कार्बन, और साथ में क्या होगा, ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा, बोरोन ऑक्साइड का, B2O3 का। तो यहाँ पे क्या लेता हूं मैं, बोरोन के साथ में CO2, तो क्या बन जाएगा, B2O3 प्लस में कार्बन निकल जाएगा। तो इधर सेम 4 ले लोगे तो इधर क्या आ जाएगा 2, और इधर क्या आ जाएगा सेम टू सेम 3 आ जाएगा, कितना 3, ऐसे है ना, ऊपर वाला सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ तक आपके साथ आपको बात समझ में एक नहीं आई? अगर बात समझ में आई तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हाँ, अगली रिएक्शन किसके साथ में करोगे, रिएक्शन विद एसिड्स के साथ में। जब आप अम्लों की रिएक्शन अम्लों के साथ में रिएक्शन करवाओगे बोरोन की, तो क्या हो जाएगा, जो अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके साथ में क्रिया नहीं करता। उसके बाद में बात करेंगे क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय, दो इसके अपने रूप थे। तो क्रिस्टलीय बोरोन होता है वो अम्लों से क्रिया नहीं करता, क्रिया ही नहीं करता, और जो HCl होता है अम्ल उसके साथ में भी क्रिया नहीं करता। इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली रिएक्शन किसके साथ में, रिएक्शन विद एसिड, अम्लों के साथ में अभिक्रिया, किसकी, बोरोन की। तो बोरोन होता है वो HCl के साथ में भी रिएक्शन नहीं करता। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात क्या बता दी मैंने, क्रिस्टलीय एक्रिस्टलीय के अंदर कौन रिएक्शन करता है, क्रिस्टलीय बोरोन होता है वो अम्लों से क्रिया नहीं करता। इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ देखो, अम्लों के साथ में अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिड, अम्लों के साथ में क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया या अभिक्रिया, एक ही बात है ना, रिएक्शंस विद एसिड। तो क्या लिख दोगे, इंपॉर्टेंट लाइन सबसे पहले क्या लिखोगे, अपने जो बोरोन होता है वो HCl अम्ल से क्रिया नहीं करता। इंपॉर्टेंट लाइन है ना, बोरोन HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता, बोरोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया नहीं करता, बोरोन HCl से क्रिया नहीं करता। एक तो इंपॉर्टेंट बात यह हो जाएगी, क्रिया नहीं करता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी, जो कि स्टार लाइन है, क्रिस्टलीय बोरोन है वो अम्लों से क्रिया नहीं करते। तो क्रिस्टलीय बोरोन होता है ना वो भी अम्लों से क्रिया नहीं करता। क्रिस्टलीय बोरोन भी, क्रिस्टलीय बोरोन अम्लों से क्रिया नहीं करता, अम्लों से क्रिया नहीं करता है। यहां तक आपने लिख लिया होगा। तो ये क्रिया करता किसके साथ में, इंपॉर्टेंट लाइन ये हो जाती है। तो बोरोन होता है वो हमारे सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड और सांद्र H2SO4 होता है, उसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है, बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, बोरिक अम्ल का निर्माण करता है। बोरिक अम्ल का आपको मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया, H3BO3 होता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखोगे, जो बोरोन होता है वो सांद्र मतलब कॉन्स्टेंट HNO3 मतलब उसके साथ में, और किसके साथ में, H2SO4, सांद्र H2SO4। ठीक है, एक तो कंसेंट्रेट होता है और एक डाइल्यूट होता है। कंसेंट्रेट का मतलब क्या होता है, जिसमें कम हो, और डाइल्यूट का मतलब जिसमें जल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। ये चीज हो जाती है इसके अंदर, है ना। हाँ, सांद्रता ज्यादा होती है एसिड की, उसको क्या बोल देते हो, सांद्र। हाँ, तो बोरोन किसके साथ में रिएक्शन करता है, यहाँ पे लिख लो, है ना। इंपॉर्टेंट लाइन ये तो हो गई, जिसके साथ में रिएक्शन नहीं करता। तो करता किसके साथ में है, बोरोन होता है वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, अपने कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, अपने बोरिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण, बोरिक अम्ल, क्या बनाता है, बोरिक अम्ल H3BO3, H3BO3। बोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, H3BO3, देखो है ना। अगली बात समझ में, H3BO3 इसका निर्माण करता है, बोरिक अम्ल का निर्माण करता है। यहाँ तक आपके समझ में आ गई बात, है ना। जब नाइट्रिक अम्ल के साथ में रिएक्शन कराओगे HNO3 के, तो क्या निकल जाएगी, NO2 निकल जाएगी बाहर। और अगर आप इसके साथ में कराओगे कंसंट्रेट H2SO4 के, तो बाहर क्या निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा, है ना। चलो रिएक्शन करवा देते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं जैसे HNO3 के साथ में रिएक्शन करवा देता हूँ बोरोन की। तो बोरोन प्लस HNO3, तो मैंने अभी आपको बताया क्या निकल जाएगा, बाहर तो NO2 निकल जाएगा इसमें, और साथ में क्या बन जाएगा, बोरिक अम्ल बन जाएगा, H3BO3 प्लस में NO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अभी बात समझ में, इसको आप क्या कर लो, संतुलित कर लो। यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, संतुलित रिएक्शन हो गई। उसके बाद में अगली रिएक्शन किसके साथ करवा लो, H2SO4 के साथ करवा लो। किसके साथ में, H2SO4 के साथ में। हाँ, बोरोन प्लस H2SO4, ये कौन सा है, कंसंट्रेट, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या लिखा भी है ऊपर मैंने, कंसंट्रेट, है ना, H2SO4 वैसे लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप समझ गए होंगे, H2SO4 इसके साथ में रिएक्शन करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, बोरिक अम्ल H3BO3,
क्या है यहाँ पे H3BO3, ये लिख दिया क्या है 2 H3BO3। हाँ बोरिक अम्ल, प्लस में क्या निकल जाएगा SO2। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया। इसको आप चाहो तो बैलेंस कर दो, इधर 2 भी आ जाएगा तो इधर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 3SO2 निकल जाएगा बाहर। हाँ यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो अम्लों के बाद में क्या आता है क्षार आते हैं, तो इसको छापो, उसके बाद में क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। क्षारों के साथ में रिएक्शन करता है नहीं करता बताओ। क्षारों से क्रिया करके क्या बनाता है, गलित क्षारों में बोरोन घुल जाता है और बाहर क्या निकाल देता है H2 गैस निकाल देता है। H2 गैस को क्या करता है मुक्त कर देता है। छाप लिया। क्या बोल दोगे, क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, बोरोन घुल जाएगा गलित क्षारों में, गलित क्षार के अंदर क्या हो जाएगा घुल जाएगा और किसका निर्माण कर लेगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेगा। हाँ एकदम सिंपल है। बस अम्ल के साथ में याद रखना कौन किसके साथ में रिएक्शन करता है, किसके साथ में करता है, तो कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, बाकी के साथ में नहीं करता। जैसे HCl के साथ में रिएक्शन नहीं करता। अगली बात समझ में। हाँ अगली रिएक्शन किसके साथ में हो जाएगी, क्षारों के साथ में, रिएक्शंस विथ बेस। हाँ क्षार, रिएक्शन विथ क्षार मतलब रिएक्शन विथ बेस। तो क्या बोल दोगे, गलित क्षारों से बोरोन क्रिया करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, मुक्त कर देगा, है ना। तो गलित क्षार, गलित क्षारों से, गलित क्षारों से क्या कर लेगा, बोरोन अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। क्या करता है, H2 गैस मुक्त करता है। यहाँ से बात समझ में आ गई। चलो रिएक्शन करते हैं। एक तो बोरोन ले लिया, साथ में क्षार मतलब आपने जैसे NaOH ले लिया। क्या ले लिया, NaOH। जब NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दोगे तो Na3BO3 बन जाएगा, Na3BO3 बन जाएगा। प्लस में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस के कितने मोल निकल जाएंगे, 3 मोल निकल जाएंगे। तो 3 2 जा 6, तो इधर भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इधर क्या है Na3BO3, तो इधर Na कितने हैं 6, कितने हैं 6, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, बोरोन के पास में देखो ये तो 6 हो गए ना, इधर कितने हैं 3 है अभी, तो यहाँ पे 2 और आ जाएगा। आगे बात समझ में। हाँ तो गलित क्षारों के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है, H2 गैस मुक्त करता है ना। गलित क्षारों में बोरोन अभिक्रिया करके क्या होता है, H2 गैस मुक्त करता है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, गलित क्षारों में बोरोन क्या हो जाता है, घुल जाता है ना। तो यहाँ पे ये लिख लो, गलित क्षारों के अंदर बोरोन क्या हो जाता है, घुल जाता है ना। हाँ ऐसे इसमें सुधार भी कर सकते हो। गलित, ये गलित लिख दिया ना, गलित कौन सा, गलित क्षारों में क्या लिखोगे, पूरी लाइन दोबारा लिख लो एक बार। गलित क्षारों में बोरोन घुलकर क्या करता है, गलित क्षारों में बोरोन घुलकर H2 गैस मुक्त करता है। क्या करता है, H2 गैस। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, गलित क्षारों में, बोला सही था बस लिख दिया भाई, ठीक है ना। गलित क्षारों में कौन, बोरोन, बोरोन घुलकर क्या हो जाता है, घुल जाता है। घुलकर क्या काम करता है, H2 गैस मुक्त करता है ना, घुल जाता है। हाँ आगे बात समझ में। चलो आगे बात करते हैं। अब किसके साथ में रिएक्शन करवा लोगे, हेलोजेंस के साथ में रिएक्शन करवा लोगे, रिएक्शन विथ हेलोजेंस। जब बात करेंगे बोरोन की हेलोजन के साथ में रिएक्शन, तो बोरोन की जब हेलोजनों से रिएक्शन करवाओगे तो हमारे क्या बन जाएगा, ट्राई हेलाइड है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बोरोन ट्राई हेलाइड। ट्राई हेलाइड का मतलब जैसे मैं ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो BBr3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है, ट्राई हेलाइड है। अगली बात समझ में। अगली रिएक्शन किसके साथ में लिखोगे, हेलोजन से क्रिया, हेलोजन के साथ क्रिया किसकी, बोरोन की, इंपॉर्टेंट है। और निर्माण किसका हो जाता है, ट्राई हेलाइड का। जैसे बोरोन है तो बोरोन ट्राई हेलाइड, बोरोन ट्राई ब्रोमीन। आगे बात समझ में, लिखो ब्रोमाइड हो जाएगा जब Br की रिएक्शन करवा देंगे तो ना, बोरोन ट्राई ब्रोमाइड। हाँ तो रिएक्शन किसके साथ में है, हेलोजन के साथ में, हेलोजन के साथ में अभिक्रिया। हेलोजन अपने जैसे अक्ष ले लेते हैं, अक्ष की जगह क्या हो जाएगा HCl-Bri। अगली बात समझ में। तो हेलोजन से क्रिया करवाने पे किसका निर्माण हो जाता है, बोरोन ट्राई हेलाइड का, है ना। तो क्या बन जाएगा, क्रिया करके क्या करेगा, बोरोन, हेलोजन से क्रिया करके बोरोन, हेलोजन से क्रिया कर क्या बना देता है, बोरोन ट्राई हेलाइड। अगली बात समझ में।
किसका निर्माण हो जाएगा, बोरोन ट्राई हेलाइड का निर्माण हो जाएगा। एक रिएक्शन से समझते हैं, बोरोन के साथ में क्या ले लिया मैंने, जैसे ब्रोमीन ले लिया, क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, Br2 ले लिया, क्या लिया बच्चों, Br2। जब इसकी रिएक्शन करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, Br3, क्या बन जाएगा, Bbr3, क्या बन जाएगा, लिख देता हूं पूरा, रुको, Br3। अब देखो यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, इसका नाम क्या है, बोरोन ट्राई ब्रोमाइड। कौन हो गया, बोरोन ट्राई ब्रोमाइड, ठीक है, नाम लिख देता हूं, बोरोन ट्राई ब्रोमाइड। इसको रिएक्शन को क्या कर सकते हो, संतुलित भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो गया, 2 हो गया। बड़ा लिख दो, आज लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, 2 हो जाएगा, बोरोन ट्राई ब्रोमाइड। हाँ, इसके साथ में I2 की रिएक्शन भी करवा सकते हो, 3I2 ले लोगे। जैसे यहाँ पे 2 भी रख लो और यहाँ पे डायरेक्ट मतलब सेम टू सेम ये हो जाएगा ना, बस चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3I2 ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Bi3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Bi3, कितना, 2Bi3। इस बार ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है, और कोई भी चेंज नहीं होने वाला। आप मेरे को क्या करोगे, इसमें H3BO3 अपने बोरिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे। हालांकि आगे टॉपिक आएगा, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया, छाप लिया, चले आगे। हाँ, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे आप हेडिंग डालो, बोरोन के प्रमुख यौगिक, मेन कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। तो बोरोन के कौन कौन से कंपाउंड है, कौन कौन से यौगिक है, हेडिंग डालो, बोरोन के प्रमुख यौगिक, बोरोन के मुख्य यौगिक। जैसे बात करें हम बोरेक्स की, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, फिर से रिविजन हो जाएगा ना, क्यों पढ़ना तो पड़ेगा। तो क्या हेडिंग डाली, बोरोन के प्रमुख यौगिक, बोरोन के प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं, मेन कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। सबसे पहले जैसे बात करेंगे बोरोन के यौगिकों में बोरेक्स की। बोरेक्स होता है, इसका सूत्र आपको आना चाहिए, क्या होता है, Na2B4O7.10H2। आगे बात समझ में। और इसका आप जैसे आईपीसी नाम लिखोगे तो क्या बोल दोगे, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों, जल के कितने अणु हैं, 10 हैं, इसलिए क्या बोल दोगे, डेकाहाइड्रेट। ये वास्तविक सूत्र हो जाएगा इसके अंदर, जैसे कि वो बताऊंगा आपको। इसकी इकाई कौन सी होती है, चतुष्कीय इकाई होती है, मतलब चतुः इकाई होती है, इसकी चतु केंद्रीय इकाई होती है, टेट्रा सेंट्रेड यूनिट होती है इसके अंदर, मतलब 4 इकाइयां होती है इसमें। कितने परमाणु के अंदर, इसमें कौन सा, चतुर्थ केंद्रीय परमाणु होता है, मतलब टेट्रा सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है, यूनिट प्रेजेंट होती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2, फिर ब्रैकेट के अंदर B4O5, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर से OH, फिर बाहर से 4, और फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में क्या लिख दोगे, H2, जो कि मैं आपको लिखाऊंगा आगे। ये इसका वास्तविक सूत्र हो जाता है। इसको आप क्या बोल देते हो, सुहागा भी बोल देते हो, किसको, बोरेक्स को। क्यों बोल देते हो सुहागा, बताओ मेरे को कमेंट करके, मैंने आपको बताया भी था पहले। उसके बाद में जो बोरेक्स होता है, बोरेक्स का जो मनका होता है, बोरेक्स बीड होता है, इसकी सहायता से क्या करोगे, जो विभिन्न संक्रमण धातुएं होती हैं उनकी पहचान की जाती है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है, किसकी, संक्रमण धातुओं की। किसके द्वारा की जाती है, बोरेक्स का जो मनका होता है, बोरेक्स का जो बीड होता है उसके द्वारा। तो इसको आप क्या बोल दोगे, बोरेक्स का जो मनका परीक्षण है उसको बोल दोगे बोरेक्स का मनका परीक्षण, मनका परीक्षण। आगे बात समझ में, बोरेक्स बीड परीक्षण बोल दोगे उसको, आगे ना बात समझे, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो एलिमेंट्स होते हैं उनका पता लगाया जाता है, किसके द्वारा, बोरेक्स का जो बीड होता है उसके द्वारा, बोरेक्स बीड के द्वारा। तो आप लिखो, सबसे पहले यौगिक केंद्र क्या लिखोगे, अपने बोरेक्स, क्या, बोरेक्स। पहला यौगिक इंपोर्टेंट कौन हो जाता है, बोरेक्स हो जाता है, सही लिखो। क्या आ गया, क्या आ गया, बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला लिखोगे, सबसे पहले क्या लिख लोगे, सूत्र लिख लोगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका, Na2B4O7 कितना H2O, 10H2, Na2B4O7 10H2 इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, लिखो साथ में, मैंने बता दिया, सोडियम टेट्राबोरेट, कितना, टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, लिख लिया। आगे बात समझ में। उसके बाद में इसका अगर वास्तविक सूत्र लिखेंगे, कौन सा, वास्तविक सूत्र, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वास्तविक सूत्र, कौन सा, पूछ लेगी वास्तविक सूत्र लिख के बताओ सर, आपके एग्जाम में आ जाए। तो वास्तविक सूत्र कैसे लिखोगे, इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान इधर दे लेना। Na2, ये तो ऐसे का ऐसे आ गया बाहर,
उसके बाद में ब्रैकेट, कौन सा, बड़े वाला, फिर B4 आ गया ऐसे का ऐसा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे। उसके बाद में फिर से ब्रैकेट, इसके अंदर हाइड्रोक्साइड मतलब OH कितनी बार हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, कितनी टाइम हो जाएगा, 4 टाइम। उसके बाद में क्लोज कर दोगे और यहाँ पे H2 के बाहर मोल आ जाएंगे 8, कितने आ जाएंगे, 8। ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ये अपना वास्तविक सूत्र हो गया। ये इसकी क्या है, चतुः केंद्रीय इकाई है, टेट्रा सेंट्रल यूनिट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, चतुः केंद्रीय इकाई है। आगे बात समझ में, टेट्रा सेंट्रल यूनिट है। आगे बात समझ में, चतुः केंद्रीय इकाई क्या बोल दोगे, सेंट्रल यूनिट। कितनी है, 4 है ना, तो पहले क्या लग जाएगा, टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा सेंट्रल यूनिट। हिंदी में क्या बोल दोगे, चतुः केंद्रीय इकाई। क्या बोल दोगे, हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में इसको आप क्या बोल दोगे, सुहागा बोल दोगे। इसका दूसरा नाम क्या है, सुहागा। क्या नाम है इसका, सुहागा। बोरेक्स को आप क्या बोलते हो, सुहागा। तो यहाँ पे लिख लो, इसे क्या बोलते हैं, सुहागा। कौन सा हागा, सुहागा भी कहते हैं, किसको, बोरेक्स को। आगे बात समझिए। उसके बाद में बोरेक्स मणका बताया मैंने। बोरेक्स मणका, इसकी सहायता से किसकी पहचान करते हो, संक्रमण धातुओं की पहचान करते हो, है ना, बोरेक्स मणका। अगला क्या लिखोगे यहाँ पे, बोरेक्स मणका, बोरेक्स बीट। क्या लिख दोगे, बोरेक्स मणका। क्या होता है, बोरेक्स बीट। क्या बोल दोगे इसको, बोरेक्स बीट। इसकी सहायता से किसकी पहचान करते हो, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं इनकी, संक्रमण धातुओं की पहचान, किनकी, संक्रमण धातुओं की पहचान। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन किससे करते हो, बोरेक्स बीट होता है, इसकी सहायता से कर देते हो। किसकी सहायता से, बोरेक्स बीट, इसकी सहायता से ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, इनकी पहचान करते हो, संक्रमण धातुओं की। आगे बात समझ में, हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटल्स, है ना। और इसको आप क्या बोल देते हो, बोरेक्स मणका परीक्षण भी बोल देते हो। हाँ, लिख लिया, हाँ लिखो, लिखो, हाँ दिख रहा है। अगला कौन सा है अपने, बोरिक एसिड हो जाएगा, H3BO3। कौन सा, बोरिक अम्ल। पहला हो गया बोरेक्स, दूसरा क्या हो जाएगा, बोरिक अम्ल, H3BO3। सूत्र क्या हो जाएगा, बोरिक अम्ल का H3BO3। अगला यौगिक कौन सा हो गया, बोरिक अम्ल हो गया। आपको इन सबके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर लिंक दे रखा है आपको, वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है, एकदम अच्छी राइटिंग में मिल जाएंगे। अगला यौगिक कौन सा हो गया, बोरिक अम्ल। क्या बोल दोगे, बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता दिया, H3BO3, H3BO3। सूत्र क्या हो गया इसका, H3BO3। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। इसकी विशेषता क्या है, देखो एक सेकंड रुको, हाँ विशेषता क्या बताइए। H3BO3 होता है बोरिक अम्ल। इसका रंग कैसा होता है, ये किस प्रकार के रंग को दर्शाता है। देखो इसका रंग होता है श्वेत रंग का होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसके कारण इसको आप क्या बोल दोगे, क्रिस्टल सुई जैसी आकृति के होते हैं। इसके अंदर क्रिस्टल कौन सी आकृति के होते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इसका रंग कैसा होता है, एक श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ हो जाता है, जिसके क्रिस्टलीय जैसी सुई होती है, उसकी आकृति होती है। इसके अंदर क्रिस्टलीय सुई होती है ना, क्रिस्टलीय सुई मतलब एकदम सफेद रंग की, उसके जैसी इसकी आकृति होती है। ठंडा जल होता है, उसके अंदर अगर इसको डाल दोगे तो क्या होगा, ठंडे जल के अंदर ये नहीं पिघलता, अलग विलय होता है, मतलब घुलता नहीं है, ठंडे जल में ये नहीं घुलता। तो क्या होगा, जब गर्म जल में डालोगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, मतलब जल वाष्प में क्या हो जाएगा, ये वाष्पशील हो जाएगा, मतलब गर्म पानी में क्या हो जाएगा, वाष्पशील हो जाएगा, घुल जाएगा। आगे बात समझिए, वोलेटाइल इन वेपर, वेपर के अंदर क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, घुल जाएगा, जल वाष्प में क्या है, ये वाष्पशील है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जब इसको आप गर्म करोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ, गर्म करने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पढ़ा है किसी ने, अगर पढ़ा है तो बताओ, मैं बताऊं। जब इसको आप 373 केल्विन, या मतलब दूसरे शब्दों में बोले 370 केल्विन होता है ना, उससे अधिक ताप पर अगर इसको आप गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्थोबोरिक में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते ही चलोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मेटाबोरिक में बदल जाएगा, मेटाबोरिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में भी आप नहीं माने, गर्म करते गए, बहुत ज्यादा गर्म करते गए, अत्यधिक ताप बढ़ा दिया,
तो गर्म करते जाओगे तो किस में चेंज हो जाएगा, अपने बोरिक एनहाइड्राइड में चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही से क्वेश्चन आ जाता है ना। तो लिखो, क्या लिखो, बोरिक अम्ल H3BO3 श्वेत रंग का क्या है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ, किस रंग का है, श्वेत रंग का क्या है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसके अंदर क्रिस्टल जो मतलब जिसके क्रिस्टल सुई कैसी होती है, सुई के जैसी आकृति की होती है। आगे बात समझ में, हाँ तो ये क्या होता है, श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, पदार्थ होता है, यहाँ लिख लो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किसके प्रकार का होता है, कैसे रंग का होता है, ये श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। तो इसके अंदर आगे बात लिखा है तो क्या होता है, जिसके क्रिस्टल सुई जैसी आकृति होती है। इसकी किसकी, जो क्रिस्टल है ना श्वेत रंग का, इसकी, और इसकी आकृति कैसी होती है, सुई के जैसी। आकृति कैसी, सुई जैसी आकृति। इसके क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है, सुई के आकृति जैसी। अपनी सुई नहीं होती, उसके जैसा क्रिस्टल होता है, उसके समान इसकी आकृति होती है ना। क्रिस्टल कैसा होता है, सुई जैसी आकृति के होते हैं। आगे बात समझ में, जल के अंदर, ठंडे जल में क्या हो जाएंगे, अलविलेय। यहाँ पे लिखो, ठंडे जल में अविलेय, अविलेय या फिर दूसरे शब्दों में क्या बोल दोगे, अल्पविलेय। मतलब क्या हो जाएगा, ठंडे जल में ये नहीं घुलेगा। आप कितना भी करो ठंडे जल में ये बहुत ही कम घुलेगा। जल वाष्प में क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, जल वाष्प में वाष्पशील हो जाएगा। जल वाष्प में वाष्पशील है, वोलेटाइल इन वेपर। आगे बात समझ में, क्या लिख दोगे, वोलेटाइल इन वेपर, वोलेटाइल इन वेपर, ये APOUR है ना। क्या तो समझ में आ गई बात। उसके बाद में इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ आपको मैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये अलग अलग एसिडों में, अम्लों में बदलता जाएगा। यहाँ तक छाप लो, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। देखो या साथ में छाप लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा दूं पहले, चलो लिख लो। क्या लिखो, 370 केल्विन ताप, कितना, 370, हाँ यहाँ से दिख रहा है, चलो मैंने यहाँ पे लिखा है 370 केल्विन ताप। यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, 370 केल्विन ताप लिखा है मैंने। आगे लिख रहा हूँ ताप से अधिक ताप, ताप से अधिक ताप। क्या लिखा, 370 केल्विन ताप से अधिक ताप पर इसे गर्म करने पर, ताप पर गर्म करने पर क्या हो जाएगा, अलग अलग अम्लों में बदलता जाएगा। करने पर यह क्या हो जाएगा, ऑर्थोबोरिक अम्ल। कौन सा, ऑर्थोबोरिक अम्ल। उसके बाद में अगर और तापमान बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, मेटाबोरिक अम्ल में बदल जाएगा। ऑर्थोबोरिक अम्ल कौन सा, उसके बाद में मेटाबोरिक अम्ल में बदल जाएगा। किसमें, मेटाबोरिक अम्ल में बदल जाएगा। आगे बात समझ में, हाँ गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, यह ऑर्थोबोरिक अम्ल में और मेटाबोरिक अम्ल में बदल जाएगा। चलो पूरा लिख लो, बदल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर उसके बाद में भी आप नहीं रुकोगे, मतलब अत्यधिक ताप बढ़ा दोगे, अत्यधिक ताप पर गर्म कर दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, बोरिक अम्ल है मतलब बोरिक एनहाइड्राइड में चेंज हो जाएगा। अगर आप और आगे गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर, ताप पर गर्म करने पर किस में चेंज हो जाएगा, बोरिक एनहाइड्राइड में बदल जाएगा। करने पर बोरिक एनहाइड्राइड में बदल जाएगा। आगे बात समझ, जैसे कि रिएक्शन करवाते हैं, आप यहां तक छापो, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप क्या ले लोगे, बोरिक अम्ल ले लोगे। क्या ले लोगे बच्चों, बोरिक अम्ल। यहां तक छाप लिया, छाप लो। सबसे पहले H3BO3 की रिएक्शन करवाओगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, कितने केल्विन पे, 373 पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। 373 केल्विन का मतलब क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ लिखवा दो यहाँ पे, क्या लिखोगे, सबसे पहले बोरिक अम्ल लिया आपने, क्या ले लिया, बोरिक अम्ल। इसकी रिएक्शन कितने पे करवा दी, 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा दिया। तो किस में चेंज हो जाएगा, बोरिक अम्ल में। मतलब एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, HbO2। क्या बन जाएगा, HbO2, है ना। हाँ मतलब जल बाहर निकल जाएगा, सीधा सा मतलब ये है ना। गर्म करोगे तो, हाँ तो बोरिक अम्ल
BO2। इसका नाम क्या है? ऑर्थोबोरिक अम्ल। चलो मैं लिख देता हूँ ऑर्थोबोरिक अम्ल। दिख रहा हूँ क्या मैं? चलो नहीं भी दिख रहा हूँ तो कोई बात नहीं है। ऑर्थोबोरिक अम्ल कौन सा है? ऑर्थोबोरिक अम्ल होगा HbO2। उसके बाद में आपने वो टेम्परेचर बढ़ा दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर केल्विन में भी बात करें तो कितना हो जाएगा? 473 केल्विन। अगर 473 केल्विन में बना दोगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? मेटाबोरिक का। मेटाबोरिक मतलब H2B4O6। आगे बात समझे, H2B4O6 में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसको आप क्या बोल दोगे? मेटाबोरिक अम्ल। कौन सा? मेटाबोरिक अम्ल। दिख रहा है क्या? मेटाबोरिक अम्ल। उसके बाद भी आप नहीं माने, मतलब बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, मतलब लाल कलर का हो जाएगा, मतलब वहां से गर्म करते जाते हो, मतलब रक्तचाप, रक्तचाप से उच्च ताप है ना, बहुत ही ज्यादा उच्च ताप, रक्त तप्त, रक्त की तरह क्या हो जाए? तपने लग जाए, रक्त तप्त, सॉरी है ना, रक्त तप्त। यहाँ पे ताप लिख दिया ना। तप्त का मतलब तपना, मतलब उच्च ताप, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया? हाई टेम्परेचर हो गया। तो किसमें बदल जाएगा? बोरिक एनहाइड्राइड में, मतलब B2O3 में। किसमें? B2O3 में, बोरिक एनहाइड्राइड में, बोरिक एनहाइड्राइड में बदल जाएगा B2O3 में। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया हो, इसको छाप लो। उसके बाद में कल मिलते हैं जल्दी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।